नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपनापन। आज रुक्मणी खाना बना रही थी। बाहर तक खुशबू आ रही थी। खाने की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया था। रुक्मणी जब अपने सास ससुर को खाना खिलाकर रसोई में बर्तन रखने के लिए जाने लगी तो रुक्मणी के ससुर ने आवाज लगाई, अरे बेटा रुक्मणी, आज तो तुमने खाना बहुत ही बढ़िया बनाया है। आज तुमने खाने में ऐसा क्या डाल दिया है कि खाने का स्वाद कई गुना बढ़ गया है। अच्छा बेटा, अगर मुझे खाने में कुछ मीठा मिल जाता तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। भानु प्रताप जी के इतना कहते ही रुक्मणी गुस्से से गुनगुनाती हुई रसोई घर में चली गई और उनके खाने के लिए एक मिठाई का पीस लेकर बाहर आ गई और भानु प्रसाद जी के सामने टेबल पर पटक दिया और अपने कमरे में जाकर बड़बड़ाने लग गई और कहने लगी कि इन लोगों ने तो मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर ही रख दिया है। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। हर वक्त बस मेरे ऊपर हुक्म चलाते रहते हैं, जरा भी आराम करने नहीं देते। मैं तो थक गई हूँ इनकी चापलूसी करते करते। सोचते सोचते उसे अपनी एक सहेली की कही हुई सभी बातें याद आने लगी। दरअसल एक दिन की बात है जब उसकी एक सहेली उससे मिलने के लिए उसके घर पर आई थी। उसकी वह सहेली सपना लड़ाई झगड़ा करके अपने ससुराल वालों से अलग होकर रह रही है। यहाँ तक कि अपने पति से भी अलग ही रहती है और एक कंपनी में काम करती है। रुक्मणी के हिसाब से तो उसकी सहेली एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रही है। जब रुक्मणी की सहेली उससे मिलने के लिए उसके घर पर आई थी, लगभग दोपहर का 1 बज रहा था। उस समय रुक्मणी दोपहर के खाने में लगी हुई थी और सभी के लिए खाने की तैयारी कर रही थी। अपनी सहेली के साथ वक्त बिताने के लिए उसने जल्दी जल्दी से सारे काम को निपटा दिया और फिर उसके लिए चाय नाश्ता बनाकर उसके पास ले आई और बैठकर बातें करने लगी। दोनों सहेली आपस में बातें कर रही थी और एक दूसरे के बारे में वार्तालाप चल रही थी। रुक्मणी बोली, अरे सपना बताओ तो, तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? सपना मुंह को बनाती हुई बोली, अरे हाँ, मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तू अपनी बता, तेरी जिंदगी कैसे कट रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अपनी सहेली की बात सुनते ही रुक्मणी सोचने लगी, यह सपना कैसी बातें कर रही है? अरे सपना, तो घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रही है? जरा साफ साफ बताना, आखिर तू कहना क्या चाहती है? मुझे तेरी यह गोलमोल बातें समझ में नहीं आ रही हैं, जरा साफ साफ बता। अरे रुक्मणी, तू तो बहुत सीधी साधी और भोली भाली है, तुझे तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। और वैसे भी तू तो एक बहुत ही अच्छे घर से आई है और पढ़ी लिखी भी है, लेकिन फिर भी तू अपने ससुराल वालों की नौकरानी बनकर रह गई है। तुझे अपने ससुराल वालों की नौकरानी बनने की क्या जरूरत आन पड़ी है? तू क्यों पूरा दिन किचन में घुसी रहती है? अरे सपना, कैसी बातें करती हो? मैं भला अपने ससुराल वालों की नौकरानी कब से बन गई? और यह तो सभी मेरा परिवार है। सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा पति भी मुझसे इतना प्यार करता है। मेरे सास ससुर भी मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना तो कोई अपनी सगी बेटी को भी नहीं करता है। घर में मुझे देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, इसलिए तो मैं भी इन सभी से इतना प्यार करती हूँ। कभी मुझे कोई डांटता भी नहीं है। सपना फिर से मुंह बनाती हुई बोली, हाँ, तुझे बस यह लोग लक्ष्मी बनाकर ही बेवकूफ बना रहे हैं और तू खुश हो जाती है। यह लोग तुझे अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और तुझे इस बात की खबर भी नहीं है और तुझे लगता है कि यह लोग तुझको कुछ ज्यादा ही अहमियत देते हैं। तू भी कितनी नादान है, किसी की भी बातों में आ जाती है। अरे तुझे नहीं पता, तू इन लोगों के लिए बस एक नौकरानी बनकर रह गई है। कभी अपने बारे में भी तो सोचा कर। सुबह से लेकर शाम तक नौकरों की तरह चक्की में पीसती रहती है।
तेरी भी कोई अपनी निजी जिंदगी है। यह लोग प्यार की आड़ में तुझे अपने सभी काम निकलवा रहे हैं और तू पागल कि इन सभी की हाँ में हाँ मिलाती रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि तू उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाए। अभी भी समय है, संभल जा, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। और बता दे इन सभी को कि तू आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है, किसी के इशारों पर नाचने वाली कोई कठपुतली नहीं। तेरी भी अपनी कोई जिंदगी है। तुझे तो इन लोगों ने काम वाली बाई बना कर रख दिया है। कहीं ऐसा ना हो एक दिन इन सब का ख्याल रखते रखते तेरा वजूद ही कहीं गायब हो जाए। कभी तो यहाँ से निकल के बाहर की दुनिया देख, कभी अपने लिए खरीदारी करने जा, नई नई तरह के कपड़े पहन, सैर सपाटा कर, कुछ समय अपनी दोस्तों के साथ बिता, तभी तो कुछ जीवन में नयापन लगेगा। मुझे देख, मैं आज के जमाने की महिला हूँ। मेरे ऊपर ससुराल वालों ने कितना दबाव बनाना चाहा, लेकिन मैं उन सभी को दरकिनार कर दिया और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी रही हूँ। यहाँ तक कि मेरा पति भी मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहता था, लेकिन मैंने उससे भी अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और आज मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी से काफ़ी संतुष्ट भी हूँ। मेरे जीवन में कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए मैं तुझे भी समझा रही हूँ कि तू भी अपने लिए जीना सीख ले। इन लोगों के झूठे प्यार के दिखावे में मत आना। यह सभी लोग अपना अपना फायदा देखते हैं। तू इन सभी के लिए अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? अपनी सहेली की बातों को सुनकर रुक्मणी सोचने पर मजबूर हो गई और कहने लगी, अरे सपना, कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? कितने दिनों बाद आई हो? कोई अच्छी बातें कर। कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? कुछ हंसी मजाक की बातें कर। मुझे यह सभी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। छोड़ ये सभी बातें और बता क्या चल रहा है जिंदगी में। उस समय तो रुक्मणी ने सपना की सभी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन उसकी कही गई एक एक बात उसके दिल के किसी कोने में जाकर बैठ गई थी। उसके दिमाग में भी जाने कितने सवाल चलने लगे थे और सोचने लगी थी कि शायद सपना सही कह रही है। कहीं उसके ससुराल वाले उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं और उनकी नज़रों में उनकी अहमियत सिर्फ एक काम वाली बाई की तो नहीं। यह सचमुच उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद सपना कहने लगी, अच्छा रुक्मणी, अब मैं चलती हूँ। कई दिनों से मैंने फेशियल नहीं करवाया था और मैनीक्योर पेडिक्योर भी करवाना है, इसलिए मुझे पार्लर जाना है, क्योंकि मैं अपना बहुत ध्यान रखती हूँ, तभी तो दिखने में एकदम फिट लगती हूँ। और तुम्हें देखो कैसी हालत बनाकर रखी है, ऐसा लगता है जैसे शादी को पता नहीं कितने साल हो गए हों। कभी पार्लर भी जाती हो कि नहीं, या बस पूरा दिन किचन में बर्तन ही घिसती रहती हो? अरे हाँ, तुम्हें तो बर्तन घिसने से फुर्सत ही कहाँ मिलती होगी जो पार्लर जाओगी। लेकिन खैर छोड़ो, मुझे तो लेट हो रहा है पार्लर जाने में। मैं चलती हूँ, तुमसे फिर मिलूंगी। और हो सकता है कि तुझे मेरी बातों का बुरा लगा हो, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे जो कहना है साफ साफ बोलती हूँ, लेकिन मैंने जो भी कहा है उस पर एक बार ध्यान जरूर देना। तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर सपना चली गई। तभी रुक्मणी के ससुर आवाज लगाते हैं, अरे बेटा रुक्मणी, जरा मेरा चश्मा तो उठा कर दे दो। मैंने तो आज का न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा है। अपने ससुर की आवाज़ सुनकर रुक्मणी सोच विचार से बाहर निकली और गुस्से से बोली, अभी मेरे पास आपका चश्मा ढूंढने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर आज आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो थोड़ी देर बाद पढ़ लीजिए। आज पहली बार रुक्मणी ने इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। भानु प्रताप जी को अपनी बहू से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रुक्मणी तो हमेशा खुश मिजाज रहती थी और इस तरह से बात करना तो उसके स्वभाव में भी नहीं था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर उसकी सासू माँ उषा जी भी चौंक गई थी। वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरे आज रुक्मणी को क्या हो गया है, यह किस तरह से बातें कर रही है। भानु प्रताप जी ने उषा जी को कहा, बहू हमारे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। हाँ जी, मैं भी बस वही देख रही हूँ।
लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है वह किसी बात को लेकर परेशान हो। आप चिंता मत करो, मैं देखती हूँ और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम के समय उषा जी रुक्मणी के पास आई और बड़े ही प्यार से रुक्मणी से पूछने लगी, अरे रुक्मणी बेटा, आज तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या कोई परेशानी वाली बात है? अगर कोई बात है तो तुम हमें बता सकती हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उषा जी बार बार उससे पूछ रही थी, लेकिन रुक्मणी कोई जवाब दिए बिना चुपचाप बैठी थी, क्योंकि उसे आज भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सासू माँ चतुराई दिखाकर उसके साथ अपनेपन का झूठा दिखावा कर रही है। उनके इस व्यवहार से तो रुक्मणी और भी ज्यादा बौखला गई और चिल्लाते हुए बोली, अरे रहने दीजिए माँ जी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, और भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? मैं तो यहाँ आप सभी की परेशानियों को दूर करने के लिए ही बैठी हूँ, और भला मुझे क्या काम धंधा हो सकता है? आप लोगों ने तो मुझे काम वाली बाई बनाकर रख दिया है। आपको क्या लगता है कि आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मैं फिर से आ जाऊंगी? आज के बाद मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी और मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से ही जीऊंगी। बहुत कर ली मैंने आप लोगों की चापलूसी, अब मैं आप लोगों की हाथों की कठपुतली बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। आज पहली बार उषा जी को अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। आज उसके मुंह से कड़वे बोल कुछ ज्यादा ही निकल रहे थे। यह सब सुनकर उषा जी बहुत मायूस हो गई और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। आज उसने कुछ अलग से खाने की तैयारी भी नहीं की। जो दोपहर का खाना पड़ा हुआ था उसी को गर्म करके सभी के सामने पटक दिया। दोपहर की सब्जी को देखते ही रुक्मणी का पति हेमंत कहने लगा, अरे रुक्मणी, आज तुमने कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? रुक्मणी बोली, मुझे इतना सारा काम नहीं होता, मुझे नहीं बनती हर बार की तरह अलग अलग सब्जी। अगर आपको पसंद आती है तो खाओ, और अगर पसंद नहीं आती तो मत खाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं बता देती हूँ कि हर समय अलग अलग सब्जियाँ नहीं बनाऊंगी। इतना कहकर रुक्मणी अपने कमरे में चली गई और जाकर सो गई। आज रुक्मणी का ऐसा व्यवहार देखकर हेमंत भी काफी हैरान हो गया था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुक्मणी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। लेकिन सभी लोग बिना कुछ कहे खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। उधर कमरे में लेटे हुए रुक्मणी सोच रही थी कि बड़े आए थे मुझे नौकरानी बनाने वाले, लेकिन अब मैं इन लोगों की नौकरानी बनने वाली नहीं हूँ। सुबह को भी मैं जल्दी उठकर कोई भी काम करने वाली नहीं हूँ, और ना ही किसी के लिए कुछ भी बनाने वाली हूँ। जिसको जो भी खाना है वह खुद बना सकता है। फिर देखना इनकी अकल ठिकाने कैसे नहीं आती। अगर मैं भी इनको मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी रुक्मणी नहीं है। अगले दिन सुबह को रुक्मणी की नींद तो खुल गई थी, लेकिन वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और अपने बिस्तर पर ही लेटी रही। तभी उषा जी कमरे के दरवाजे पर आई और बोली, बेटी रुक्मणी, उठी नहीं हो क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? 9 बज गए हैं, जल्दी से आ जाओ। आज तो हमारे यहाँ मेहमान भी आने वाले हैं। आज तुम्हारी नंद घर पर आ रही है, इसलिए खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। मैं तो कहती हूँ कि 2-3 सब्जी बना लेना और कुछ मीठा भी बना लेना तो अच्छा रहेगा। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं तब तक मीठा बनाने की तैयारी करती हूँ। इतना सुनने की देर थी कि रुक्मणी तो गुस्से से तिलमिला गई और बाहर आई और बोली, मैं तो बस आप लोगों की मुफ्त की नौकरानी बनकर रह गई हूँ, जो दिन भर सबके लिए काम करूँगी और मेहमानों की भी आवभगत करती रहूँगी। बहू, बहुत हो गया है यह सब, अब यह सब मेरे बस की बात नहीं है। अब आप लोगों को मुझे ज़्यादा उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर गुस्से में तिल मिलाती हुई रुक्मणी जैसे ही बाथरूम की तरफ जाने लगी तो अचानक से उसका पैर फिसल गया और धड़ाम से नीचे गिर गई और उसका सर दरवाजे की चौखट पर जा टकराया। उषा जी यह सब देखकर घबरा गई और जोरों से अपने पति को आवाज लगाने लगी, अरे देखो तो रुक्मणी बेटी गिर गई है, जल्दी आओ। गिरने की वजह से उसके पैर में भी दर्द होने लगा और दूसरी ओर उसके सर से भी खून निकल रहा था।
उसे देखकर भानु प्रताप जी और बाकी घर के सभी लोग घबरा गए। उन्होंने उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाया। छुट्टी का दिन था, इसलिए हेमंत भी आज घर पर ही था। रुक्मणी को बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर हेमंत घबरा गया था और बोला कि क्या हुआ रुक्मणी को? अरे बेटा, यह फिसल कर गिर गई है, तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, देखो तो कितनी तड़प रही है। उन्होंने जल्दी से गाड़ी निकालकर रुक्मणी को गाड़ी में बैठाया और अस्पताल ले गए। उसके सास ससुर भी उसके साथ में गए। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि रुक्मणी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। अब तो रुक्मणी अपनी हालत पर बस रोती जा रही थी। तभी उषा जी बोली, रुक्मणी बेटी, चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तुम परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग तेरे साथ हैं और डॉक्टर ने भी कहा है कि छोटा सा फ्रैक्चर है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, इसलिए तू घबरा मत और आराम कर, हम सब तेरे पास ही हैं। तेरे पैर पर प्लास्टर चढ़ाकर जल्दी ही तेरे पैर ठीक हो जाएगा। प्लास्टर चढ़ाकर रुक्मणी को हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी गई। तब तक उसकी नंद भी घर पर आ गई थी। उसके घर पहुंचने से पहले ही उसने सारे घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दिया था, ताकि रुक्मणी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और इन्फेक्शन ना हो। जिस समय रुक्मणी घर पहुंची तो वह व्हील चेयर पर थी। हेमंत और उषा जी ने उसे सहारा देकर बिस्तर पर लेटा दिया और आराम करने के लिए कहा। रुक्मणी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और देखा कि घर का सभी काम हो चुका था और उसका कमरा भी काफ़ी साफ सुथरा लग रहा था। उसकी ननद ने पूरे घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से की थी और दूसरी तरफ उसकी सासू माँ उसकी हर सुख सुविधा का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी और उसका पति हेमंत भी उसके लिए फल वगैरह काटने में लगा था। अपनी भाभी के साथ बातें करके और अपनी माँ का भी हालचाल पूछने के बाद रुक्मणी की नंद गुड्डी बोली, माँ, खाने में क्या बनेगा, आप मुझे बता दीजिए, मैं बना लेती हूँ। अरे नहीं बेटी, तू तो अभी अभी आई है, तू बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ चाय नाश्ता बनाती हूँ। नहीं माँ, तुम बस भाभी का ध्यान रखो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, घर के काम की चिंता मत करना, मैं सभी काम अच्छे से निपटा दूंगी, आप बस भाभी का ध्यान रखो। इतना कहकर गुड्डी किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। रुक्मणी अपने कमरे में लेटे हुए यह सब कुछ देख रही थी। अपने परिवार का इतना प्यार देखकर रुक्मणी मन ही मन आत्म ग्लानि महसूस करने लगी। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कितनी बेरुखी से सभी के साथ बातें की थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और सोच रही थी कि अपनी सहेली के बहकावे में आकर उसने अपने परिवार वालों के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। अब रुक्मणी को मन ही मन बहुत पछतावा हो रहा था। आज रुक्मणी बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसे एक बात की संतुष्टि थी कि उसकी अकल पर पड़ा हुआ पर्दा उठ गया है। उसे सही और गलत का फर्क समझ आ गया है कि उसकी इस घर में क्या अहमियत है। वह इस घर में केवल एक नौकरानी नहीं है, बल्कि सच में उन लोगों के लिए गृह लक्ष्मी है, जिसे वह बहुत प्यार करते हैं और जिस पर घर वाले सभी हुक्म नहीं चलाते, बल्कि उसके ऊपर अपनापन जताते हैं और उसके ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि घर की सारी बागडोर और घर की सभी जिम्मेदारियों को उसे ही सौंप रखा है। आज रुक्मणी को समझ आ गया था कि वह एक बहुत बड़ी गलती करने चली थी, लेकिन शुक्र है भगवान का, उसे टाइम रहते सब समझ आ गया है। अब वह अपनी सहेली के बहकावे में आकर अपने स्वर्ग जैसे घर को तोड़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। यह सब सोचते सोचते रुक्मणी की नज़र अपने पति की तरफ गई, जो उसके लिए कुछ खाने के लिए ला रहा था। यह सब देखकर रुक्मणी बहुत खुश हुई कि सभी लोग उसके लिए कितने फिक्रमंद हो रहे हैं और उसकी सुख सुविधा का कितना ध्यान रख रहे हैं। खाना खाकर सभी लोग रुक्मणी के पास आकर बैठ गए और गप्पे लड़ाने लगे। सभी की हंसी मजाक चल रही थी, जिसे देखकर रुक्मणी का भी मन लग रहा था और वह जोर जोर से हंस रही थी। रुक्मणी को ऐसे हंसता हुआ देखकर उषा जी बोली, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, अब मेरी बहू बिल्कुल ठीक है। तुझे हंसते मुस्कुराते देखकर आज मेरी जान में जान आई है। बेटी, मैं तो तुझे देखकर डर गई थी कि पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी बुरी नज़र लग गई थी
अब तुझे हंसता देखकर मेरे मन को शांति मिल गई है। तभी उसकी नंद बोली कि अच्छा, मैं आप सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। चाय का नाम सुनते ही भानु प्रताप जी बोले, अरे बेटी, यह बात तो तूने एकदम सही बोली है। मेरा तो बहुत देर से चाय पीने का मन कर रहा था। तभी रुक्मणी बोली, लेकिन पिताजी, आपको चाय के साथ फिर मीठा भी तो चाहिए होगा। किचन में ही रखा है, वह खाना मत बोलिएगा। तभी उषा जी हंसते हुए बोली, हाँ बहू, तेरे ससुर तो हर समय बस खाने की ही बातें करते हैं। उनकी बात पर सब लोग उठा लगाकर हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद रुक्मणी की सहेली सपना का फोन आया। फोन को उठाकर रुक्मणी बोली, हाँ सपना, बोलो क्या बात है। अरे यार, क्या बताऊं, 4 दिन हो गए हैं, बुखार से तप रही हूँ और पूरा बदन भी दर्द कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे तो शरीर में जान ही नहीं रही है। मेरी तो उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही और मेरे आसपास कोई है भी नहीं जो मेरा ख्याल रख सके। और तू बता, तेरे घर में सब कैसे हैं? तूने अपने ससुराल वालों की अकल ठिकाने लगाई कि नहीं? उसकी बात सुनकर रुक्मणी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह अपने आप को संभालते हुए बोली, अरे हाँ सपना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। वैसे एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, वैसे तो मैं भी बिस्तर पर लेटी हूँ क्योंकि मेरे पैर की हड्डी टूट गई है और एक फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन वह क्या है ना, मेरे साथ तो मेरा पूरा परिवार खड़ा है और मैं तुम्हारी तरह अकेली भी नहीं हूँ। मेरे घर वाले मेरे चारों तरफ बैठे हुए हैं और मेरा पूरा ख्याल रखे हुए हैं। और अब मैंने ठान लिया है कि मैं किसी के भी बहकावे में आकर अपना घर बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी। इसलिए अब तुम्हें भी कह देती हूँ, आगे से मुझे कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लेना और मेरे घर वालों के बारे में तो एक शब्द भी नहीं बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, अगर तुम कुछ अच्छा बोल सकती हो तो ही मेरे घर आना, वरना मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। ध्यान रखना। अब मैं फोन रखती हूँ। मेरी प्यारी नंद मेरे लिए चाय बनाकर लाई है, अब मैं चाय पीऊंगी। और हाँ, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बता दो। मेरी ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि तुम्हारी मदद भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। इतना कहकर रुक्मणी ने फोन रख दिया। तभी उषा जी बोली, अरे रुक्मणी बेटी, किस से बातें कर रही थी? अरे किसी से नहीं मम्मी जी, जिसकी वजह से मैंने आप सभी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, उसी से बातें कर रही थी। अरे बेटी, यह तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल मम्मी, उस दिन मेरी जो सहेली आई थी, उसी ने मुझे आप सभी के खिलाफ भड़काया था। वही उल्टी सीधी बातें मेरे मन में डाल कर गई थी कि तेरे सास ससुर ने तुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। और मैं भी कितनी पागल थी कि उसकी बातों में आ गई और आप सभी लोगों का अपमान कर बैठी। आप सभी मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आप सभी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर रुक्मणी जोर जोर से रोने लगी। तो उषा जी बोली, अरे बेटी, हमने तो तेरी बातों का बुरा ही नहीं माना था, तो तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? हमें तो पता था कि तू जरूर किसी परेशानी में है। तेरे मन में जरूर कुछ उथल पुथल चल रही है, जिसकी वजह से ऐसा व्यवहार कर रही है। इतना कहकर उषा जी ने रुक्मणी को गले से लगा लिया। आज सभी लोग एक साथ बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे और रुक्मणी अपनी किस्मत पर इतरा रही थी और अपने आप को बहुत खुश नसीब मान रही थी कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला है जो उसे इतना प्यार करता है। उसे आज अपने भाग्य पर गर्व महसूस हो रहा था और वह मन ही मन भगवान का शुक्र अदा कर रही थी कि भगवान ने उसे इतना अच्छा परिवार दिया है जहां बहू को बेटी से भी ज्यादा अहमियत दी जाती है। आज रुक्मणी के अकल पर पड़ा पर्दा हट गया था, वह भी पूरी तरह से उतर गया था। अपनी परिवार की अहमियत रुक्मणी को अच्छी तरह समझ आ गई थी। उसे पता लग गया था कि परिवार ही हर सुख दुख में साथ निभाता है। अगर परिवार साथ है तो बड़े से बड़ा दुख भी कब दूर हो जाता है पता भी नहीं चलता और अकेला बंदा बस घुट घुट के मर जाता है। अगर परिवार में सभी लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है और अपनापन भी बना रहता है।
अपने बड़ों की सेवा करने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि बड़ों की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। यह तो नसीब से मिलता है। जो सेवा करता है उसे फल भी जरूर मिलता है। यही विधाता का नियम है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।